नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर हेतु भारद्वाज द्वारा लिखी गई कहानी पटाक्षेप नहीं होगा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। दोस्तों, ये कहानी आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती के पाठ्यक्रम में सेकंड पेपर में शामिल की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हेतु भारद्वाज की कहानी पटाक्षेप नहीं होगा में रामनेर गांव की कहानी है। इस कहानी में आजादी के समय देखे गए समतावादी समाज के निर्माण के स्वप्न की वर्तमान जर्जर स्थिति का सशक्त आकलन किया गया है। इस कहानी से यह प्रतिध्वनि निकलती है कि हमारे देश में जातिवाद को समाप्त हुए बिना वर्ग निर्माण की अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं और इन 50 प्रश्नों के माध्यम से हमने इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 50 प्रश्नों के अलावा कोई अन्य प्रश्न इस कहानी में नहीं बनेगा। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पटाक्षेप नहीं होगा रचना हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो सामान्य सा सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा कहानी, यानी पटाक्षेप नहीं होगा रचना हिंदी साहित्य की कहानी विधा के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के लेखक कौन है? इसका भी सीधा सा जवाब है डॉक्टर हेतु भारद्वाज। प्रश्न संख्या 3 देखिए, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर है 1991। यह कहानी सन 1990 में लिखी गई थी और हंस पत्रिका के फरवरी 1990 के अंक में इसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ था और 1991 में प्रथम बार यह कहानी पुस्तकाकार में प्रकाशित हुई थी। यहाँ दोनों ही सन महत्वपूर्ण हैं, आप ये दोनों ही सन याद रखें। और इसका प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था और हंस पत्रिका के फरवरी 1990 के अंक में हुआ था, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 4 देखिए, हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर है होतीलाल भारद्वाज। प्रश्न संख्या 5, हेतु भारद्वाज का जन्म कब और कहां हुआ था? उत्तर देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रामनेर गांव में सन 15 जनवरी 1937 में हेतु भारद्वाज का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 6, हेतु भारद्वाज को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? उत्तर है सन 1980 और 1993 में। 2 बार इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 7 देखिए, पटाक्षेप नहीं होगा किस गांव की कहानी है? तो यहां रामनेर गांव की कहानी बताई गई है। वैसे आपको बता दें कि ये जो रामनेर गांव है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक प्रतीक के रूप में लिया गया है रामनेर गांव, तो परंतु ये गांव एक पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि पूरे भारत में ऐसी ही स्थिति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8, आजादी से पहले गांव का मुखिया कौन बना हुआ था? उत्तर है ठाकुर केसरी सिंह। यहां शुरुआत में ठाकुर का नाम नहीं दिया गया है, जब कहानी खत्म होती है तो ठाकुर का नाम बताया जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, गांव में मुखिया के सहयोगी कौन है? उत्तर है ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज के लोग गांव में ठाकुर मुखिया के सहयोगी बने हुए थे। प्रश्न संख्या 10, गांव के किसानों ने स्वयं की जमीन का मालिक बनने के लिए कितने गुना लगान जमा करवाया था? तो इसका जवाब होगा 10 गुना, यानी जमीन का मालिक बनने के लिए गांव के किसानों ने 10 गुना तक लगान जमा करवाया था, तब जाकर उनकी जमीन उन्हीं के नाम हुई थी। प्रश्न संख्या 11, आजादी के बाद रामनेर गांव में कौन कौन से प्रमुख बदलाव हुए थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्कूल और डाकखाना खुलने के अलावा किसानों द्वारा 10 गुना लगान जमा करवाकर जमीन का मालिक बनना, ये 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे आजादी के बाद रामनेर गांव में। प्रश्न संख्या 12 देखिए,
मुखिया ने गांव में सभा क्यों बुलाई थी? आजादी के बाद मुखिया ने गांव में एक सभा बुलाई थी। क्यों बुलाई थी? सभा बुलाकर मुखिया ने सबसे पहले सबसे राय पूछी कि गांव का प्रधान किसे बनाया जाए। यहां पर ये जो सभा बुलाई गई थी वो केवल गांव वालों को संतुष्ट रखने के लिए बुलाई गई थी। प्रश्न संख्या 13, बूढ़े मुखिया ने प्रधान न बनने के लिए क्या बहाना बनाया था? तो यहाँ बूढ़े मुखिया ने अपने बुढ़ापे का बहाना बनाया था। प्रश्न संख्या 14 है, पंडित मित्र के कहने पर सभा की सर्वसम्मति से गांव का प्रधान किसे चुना गया था? उत्तर है ठाकुर के बेटे राम सिंह को। प्रश्न संख्या 15 देखिए, मुखिया के अनुसार गांव का नाम पंडित नेहरू तक क्यों गया था? उत्तर है गांव में निर्विरोध चुनाव होने के कारण। प्रश्न संख्या 16 देखिए, रामनेर गांव में किन की जनसंख्या ज्यादा थी? तो यहाँ उत्तर है चमारों की। चमारों की जनसंख्या बाकी समाज के या जाति के लोगों की तुलना में अधिक थी। प्रश्न संख्या 17, रामनेर गांव के स्कूल की इमारत किसने बनवाई थी? उत्तर है राम सिंह ने। प्रश्न संख्या 18, गांव के स्कूल में किसकी नियुक्ति करवा दी गई थी? उत्तर है राम सिंह ने अपने किसी गुर्गे को नियुक्त करवा दिया था, यानी अपने ही किसी आदमी को सरकारी स्कूल में अध्यापक नियुक्त करवा दिया था राम सिंह ने। प्रश्न संख्या 19 देखिए, गांव में सरकारी विद्यालय होने पर भी गांव के बच्चे शिक्षा में फिसड्डी क्यों रहे? क्योंकि राम सिंह का जो गुर्गा था वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय पीटा ज्यादा करता था, यानी पढ़ाता कम था, पीटता ज्यादा था, और इस कारण गांव के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी रहे थे। प्रश्न संख्या 20, गांव में बदलाव की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है ब्राह्मण जाति के महेंद्र और बलवीर ने। यानी गांव में बदलाव की जो शुरुआत हुई थी वो ब्राह्मण जाति के दो भाइयों के द्वारा की गई थी, महेंद्र और बलवीर के द्वारा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, महेंद्र और बलवीर का पिता कैसा था? यानी बलवीर के पिता का स्वभाव कैसा था? तो यहाँ जवाब है स्वाभिमानी था महेंद्र और बलवीर का पिता, और वह मुखिया से दबता नहीं था। प्रश्न संख्या 22 देखिए, महेंद्र के पिता की लाश कहाँ मिली थी? उत्तर है गांव के पास नहर के किनारे पर। प्रश्न संख्या 23, महेंद्र और बलबीर के मन में मुखिया के प्रति आक्रोश क्यों था? तो इसका जवाब होगा क्योंकि मुखिया ने उनके पिता को जमीन से बेदखल कर दिया था और जमीन अपने नाम करवा ली थी। साथ में उनको लगता था कि मुखिया ने ही उनके पिता की हत्या भी की थी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, महेंद्र और बलबीर को किसने और कहां पढ़ाया था? जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो महेंद्र और बलबीर अनाथ हो गए थे, तो उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किसने ली थी? तो इसका जवाब होगा उनके मामा ने, और उन्हें दिल्ली में पढ़ाया था। यानी उनके मामा आए और महेंद्र और बलबीर को दिल्ली ले गए और वहां उन्हें पढ़ाया। पढ़ाई करने के बाद महेंद्र और बलबीर क्या काम करने लगे थे? तो इसका जवाब होगा सरकारी ऑफिस में वो चपरासी के पद पर नियुक्त हो गए थे। प्रश्न संख्या 26 देखिए, अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है, यह बात कौन जानता था? तो यहाँ जवाब होगा महेंद्र और बलबीर। महेंद्र और बलबीर ये बात जानते थे कि अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा थी, तो जैसे ही चमार संगठित होंगे मुखिया के आतंक से पूरे गांव को मुक्ति मिल सकती है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, महेंद्र और बलबीर ने प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए किसे मना लिया था? तो यहाँ जवाब होगा फगना नाम के एक चमार को उन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए मना लिया था। प्रश्न संख्या 28, प्रधान के चुनाव में फगना की हार कैसे हुई थी? तो यहाँ जवाब होगा चमारों की आपसी फूट के कारण। यहाँ चुनाव से पहले मुखिया गांव के चमारों को बुलाकर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए कहता है और धीरे धीरे अदृश्य फूट पड़ जाती है और चमारों की इसी फूट के कारण फगना अपना चुनाव हार जाता है। प्रश्न संख्या 29, फगना चमार को चुनाव में किसने पराजित किया था? तो यहाँ जवाब होगा मुखिया के पुत्र राम सिंह ने। प्रश्न संख्या 30 देखिए, तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो, ये कथन किसने किससे कहा था? तो इसका जवाब होगा मुखिया ने महेंद्र और बलबीर को ये कथन कहा था। ये कथन तब कहा था जब राम सिंह चुनाव जीत जाता है और फगना चुनाव हार जाता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, चुनाव के बाद गांव में किस प्रकार का माहौल घना हो गया था? तो यहाँ जवाब होगा जातिवादी माहौल। अब चमारों और सवर्ण जातियों के बीच एक संघर्ष की स्थिति बन गई थी। संविधान के अनुसार पंचायत के चुनाव कितने वर्ष में होने थे? तो इसका सही जवाब होगा 3 साल में एक बार। प्रश्न संख्या 33 देखिए, गांव में चुनाव क्यों टलते जा रहे थे?
तो इसका सही जवाब होगा सूखा और बाढ़ के कारण। पहली बार जब चुनाव हुए उसके बाद राम सिंह को प्रधान चुन लिया गया और प्रधानी के बाद जब अगली बार चुनाव होने थे तो सूखा या बाढ़ आता गया और ये चुनाव टलते गए। प्रश्न संख्या 34, प्रथम बार चुनाव में जीतने के बाद राम सिंह कितने साल तक प्रधान बना रहा? तो यहाँ जवाब होगा 7 साल तक, यानी 7 साल तक चुनाव नहीं हुए थे। प्रश्न संख्या 35 देखिए, पंचायत के पैसों से राम सिंह ने किसका विकास किया था? उत्तर है स्वयं का, जैसा कि हर नेता करता है। चुनाव जीतने के बाद सरकारी पैसों को केवल अपने ही विकास के लिए खर्च करता है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, दूसरी बार चुनाव की घोषणा के बाद फगना किसके पास गया? तो यहां जवाब होगा महेंद्र और बलबीर के पास दिल्ली गया था फगना। प्रश्न संख्या 37 देखिए, महेंद्र और बलबीर गांव में चुनाव से कितने समय पहले आने के लिए मान गए थे? जब चुनाव की घोषणा होती है तो फगना महेंद्र और बलबीर के पास जाता है। शुरू में तो दोनों मना कर देते हैं, लेकिन बाद में वो चुनावों के 1 सप्ताह पहले गांव में आने के लिए मान जाते हैं। प्रश्न संख्या 38, मुखिया की मृत्यु के बाद कौन निरंकुश हो गया था? तो यहां जवाब हो जाएगा मुखिया का बेटा राम सिंह। प्रश्न संख्या 39 देखिए, वोटर लिस्ट में किनका नाम नहीं था? दूसरी बार जब चुनाव हुए तो वोटर लिस्ट में किनका नाम नहीं था? तो यहां जवाब होगा महेंद्र और बलबीर के अलावा गांव से बाहर रहने वाले चमारों का। बाकी लोगों का सभी का नाम वोटर लिस्ट में था, अन्य जाति के सभी लोगों का नाम था, परंतु महेंद्र और बलबीर दिल्ली रहते थे। इसके अलावा गांव के जो चमार थे वो भी अगर गांव के बाहर रहते थे तो उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, और ये सब करतूत थी राम सिंह की। प्रश्न संख्या 40 देखिए, पोलिंग पार्टी में चुनाव अधिकारी किस जाति का था? तो यहां जवाब है ठाकुर। संयोग से जो पोलिंग पार्टी चुनाव करवाने आई उसका जो मुखिया था, अधिकारी था, वो भी क्या था? ठाकुर जाति का, और इसी ठाकुर जाति का होने के कारण राम सिंह को चुनाव में फायदा मिलता है और फर्जी मतदान करवाना आसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, दूसरी बार राम सिंह कितने वोटों से जीतता है? सही उत्तर है करीब 100 वोटों से जीत जाता है राम सिंह। चुनाव के खिलाफ अदालत में रिट किसने लगाई थी? तो यहां जवाब होगा फगना ने, क्योंकि चुनाव में फर्जी मतदान हुआ था, इस कारण फगना हार जाता है और फगना इस चुनाव के खिलाफ अदालत में रिट लगाता है, परंतु रिट का फैसला आते आते अगले चुनाव आ चुके होते हैं और ये रिट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, राम सिंह द्वारा चुनाव लड़ने से मना करने पर अब किसका नाम सुझाया गया? तो यहां सही जवाब होगा लच्छी राम नाम के एक चमार का। प्रश्न संख्या 44, लच्छी राम चमार का प्रधान के लिए गांव में नाम सुनकर चमार वर्ग पहले तो खुश होता है परंतु बाद में निराश हो जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही जवाब है क्योंकि लच्छी राम भी राम सिंह का ही विश्वसनीय व्यक्ति था। प्रश्न संख्या 45, प्रधान के चुनाव के लिए लच्छी राम का जोश 2 गुना क्यों हो गया था? यानी वो अपने जाति के पक्ष में न होकर राम सिंह के पक्ष में होता है, तो इसका क्या कारण था? तो इसका सही जवाब है राम सिंह द्वारा सिखाए जाने पर। राम सिंह का वो विश्वसनीय था और राम सिंह उसे सिखाता था, इस कारण उसका जोश भी 2 गुना था और वो अपने ही जाति के लोगों के विरुद्ध काम कर रहा था। प्रश्न संख्या 46, राम सिंह के बेटे का क्या नाम था? तो यहाँ सही जवाब होगा नाहर सिंह। तो सबसे पहले मुखिया का नाम आता है केसरी सिंह, उसका बेटा है राम सिंह और राम सिंह का बेटा है नाहर सिंह। तो यहाँ 3 पीढ़ियों की चर्चा हुई है इस कहानी में। प्रश्न संख्या 47 देखिए, लच्छी राम के अलावा राम सिंह ने प्रधान के चुनाव के लिए किसका पर्चा और दाखिल करवाया था? तो यहाँ सही जवाब होगा अपने बेटे नाहर सिंह का। शुरू में तो राम सिंह लच्छी राम को अपने प्रतिनिधि के तौर पे खड़ा कर देता है प्रधान के चुनाव के लिए, लेकिन गांव के वोटों को तोड़ने के लिए करता है ये काम और बाद में अपने ही बेटे नाहर सिंह का भी पर्चा दाखिल करवा देता, फॉर्म भरवा देता प्रधान के चुनाव के लिए। प्रश्न संख्या 48, लच्छी राम चमार के अलावा चुनाव में अन्य उम्मीदवार कौन कौन थे? तो यहाँ जवाब होगा राम सिंह का बेटा नाहर सिंह और इतवारी चमार, अर्थात 2 दलित थे, एक लच्छी राम, दूसरा इतवारी चमार और तीसरा था सवर्ण राम सिंह का बेटा नाहर सिंह। इस तरह कुल 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। प्रश्न संख्या 49 देखिए, लच्छी राम की हार का क्या कारण था? तो यहाँ जवाब है चमारों के वोटों का 2 भागों में
बट जाना, यानी कुछ चमार लच्छीराम के पक्ष में वोट कर रहे थे और कुछ चमार इतवारी चमार के पक्ष में। इस तरह से चमारों के वोट दो भागों में बट जाता है। राम सिंह कितनी बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया था? तो यहां सही जवाब होगा 3 बार। तो इस तरह से ये 50 प्रश्नों के माध्यम से हमने इस कहानी का पूरा सारांश देख लिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका हो या कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।